Yes. Good evening, students. Yes, जितेंद्र राणा. बाकी बच्चे कहाँ हैं? Why are not? यस सर. ये यस बच्चे सर. ज्वाइन क्यों सर नहीं हो रहे हैं? मैं ही आया हूँ बस. कोई बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? सर पता नहीं सर, अभी टाइम कहाँ हुआ है सर. 4:01 हो गए हैं and they are not joining yet. हाँ सर, तो सर अभी आप वेट करो सर, अगर वो नहीं आता तो सर मैं भी चला जाऊंगा. यस, आशीष, हिमांशु, प्लीज बच्चों को मैसेज कीजिए so that they can join. Just make it quick. Yes. Yes, good evening to all my friends once again. Good evening, sir. So, so in our last class, we were discussing about the compensation. The student count is very less. What happened? पता नहीं सर. Okay. आज किस किस की है presentation? Your Gaurav present है Gaurav? Gaurav is not present. Himanshu, Pundir and Janish. जिस जिसकी है आज वो मिसिंग है. Okay. ठीक है. सो कल एक सरप्राइज टेस्ट रखते हैं हम. ठीक है, वो दोनों सब्जेक्ट्स में रखेंगे. अब मुझे बताओ टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, कैसे आप चाहोगे, बताइए. गूगल फॉर्म में दे दो सर. अच्छा,
नहीं, लाइव टेस्ट लेना है मुझे, लाइव टेस्ट। गूगल फॉर्म में ले लो सर। अच्छा, लाइव टेस्ट हो जाएगा वहाँ पे? सर आपको सब पेपर बना के इसमें देना पड़ेगा, जैसे एमसीक्यू टाइप बना के देते हैं ना, और उसमें हम टिक कर देंगे उसी में ही। अच्छा, तो फिर जो सही होंगे उसमें ऑटोमेटिक नंबर बता देता है कि इतने आपके सही हैं, तो इतने मार्क्स आपके बन गए। ओके। और कोई मेथड? लाइव टेस्ट तो सर फिर वही है जो हायर भी हम ऐप से करते हैं। कैसे होता है? सर उसमें सिस्टम अलग होता है ना सर, जैसे कि? उसमें एक्सेस लेना पड़ता है, उसमें एक्सेस लेना पड़ता है ना सर। अच्छा अच्छा, हायर पेड है वो? वो तो पेड वाला है ना। अच्छा। ओके ओके। सो अभी बाकी ये फैकल्टीज कैसे ले रही हैं टेस्ट आपके? किसी का हुआ है? सर एमसीक्यू टाइप ही हो रहा है। एमसीक्यू ले रहे हैं सर। नहीं, एमसीक्यू टेस्ट होता है ना सर, दे देते हैं। नहीं, वो तो जो आपको दिया घर के लिए वो तो अलग है। नहीं सर, ये एमसीक्यू टेस्ट घर के लिए नहीं होता, होता तो उसी टाइम के लिए होता है, 1 घंटे में जमा करना होता है। अच्छा। ये टीचर अब ऑनलाइन के चक्कर में फिर अब सब लेट ही दे रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कौन से टॉपिक का दोगे टेस्ट आप? फिर हम देखते हैं। सरप्राइज टेस्ट में तो वैसे मुझे ही बताना नहीं चाहिए टॉपिक। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट ही क्या रहा है, फिर मैंने बता दिया आपको तो सरप्राइज टेस्ट तो चुपचाप हो जाता है, जैसे मैं आज आपका टेस्ट ले लेता तो बस, सो दैट मैं आपको पता लगा लेता कि कितना प्रिपरेशन आप कर रहे हो पीछे से। लूंगा किसी दिन, मैं इसीलिए पहले बता रहा हूँ आपको, हो सकता है इसी वीक में हो जाए। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। सो लास्ट में हम ये बताओगे जरा कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? ये हमने पढ़ लिया था ना? हाँ, ये हमने पढ़ लिया था। एंड टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन वी हैव डन। यस, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यस, आज पे पीटी किसका था? गौरव कुमार आया है। रोल नंबर 18 हिमांशु पुंडीर। यस यस हिमांशु। हिमांशु, कैन यू हियर मी? हिमांशु, रोल नंबर 18। जी सर। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, तो आज की पीपीटी थी, आपका टर्न था। आर यू प्रिपेयर्ड? सर मेरा और जैनिश का हो गया था ना सर। आपका जैनिस का कब हुआ? सर मेरा हो गया था, जैनिश उस दिन बीमार था, मैंने उसकी तरफ से किया था। अच्छा, आपका हो गया था जॉब इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स। अच्छा, जैनिस का नहीं हुआ था? जी सर। एक सेकंड, मैंने मार्क नहीं किया। अच्छा, आपका रह गया था शायद, मुझे लग रहा है बीच में ही रुक गया थे। सही है, मुझे याद आ गया, कंप्लीट नहीं हो पाई थी आपकी पीपीटी, आ गया मुझे ध्यान। ठीक है, तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे, पहले कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है? उसको कंप्लीट करते हैं, इसीलिए मैंने मार्क नहीं किया आपका, कंप्लीट नहीं हुई थी आपकी। ओके, ठीक है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे, आपका पीपीटी देखेंगे, राइट? सो एक बार रिकैप ले लेते हैं, हमने लास्ट में क्या पढ़ा उसका। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सप्लीमेंट्री कंपेंसेशंस। तो उसका हमने बेसिक रीजंस पढ़ा कि व्हाई द कंपनीज आर गिविंग सप्लीमेंट्री कंपेंसेशन टू देयर एम्प्लॉइज। सो पहला ऑब्जेक्टिव था टू अट्रैक्ट एंड मेंटेन द एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड वन इज द मोटिव टू मोटिवेट द ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो काम कर रहे हैं आपके यहाँ वर्कर्स, उनको मोटिवेट करके रखना। दैट इज आल्सो द purpose of giving the supplementary compensations.
Then we talk about the type of supplementary compensations, and हमने पढ़ा कि supplementary compensations को fringe benefits भी कहते हैं। फिर हमने बाद में पता चला, मैंने बताया था आपको लास्ट में कि fringe benefits जो थे, जो पहले इवॉल्व हुए और ये हमारे पिक्चर में आए, उस टाइम फ्रिंज बेनिफिट्स आपकी सैलरी से बहुत कम होते थे। But now with the change in time, the fringe benefits has crossed very big goals, and now the fringe benefits are almost equivalent to your salaries and wages. So the fringe benefits or supplementary benefits, कहना इनको, it's not you can say justiciable. So इनका हमने फिर नाम चेंज कर दिया और इसको हमने नाम क्या रखा था फिर इनका, that is employment services। ये हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हमने इनको रख दिया था इनका नाम, बिकॉज चेंज इन डिमांड एंड जैसे जैसे ये सर्विसेज हैं बढ़ती गई हैं। टाइप्स में हमने पढ़ा पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड, फिर हमने इसमें पढ़ा था कि हम जो छुट्टियां करते हैं या हमें ब्रेक मिलता है या हम शॉर्ट लीव लेते हैं, उसमें हम काम नहीं कर रहे हैं बट स्टिल वी आर पेड। देन वी टॉक अबाउट द हैजार्ड प्रोटेक्शंस। सो उसके बारे में हमने देखा कि मेंटेनेंस है, इंजरी है, अगर आपको कोई और कोई बीमारी लग जाती है बिकॉज ऑफ द वर्किंग कंडीशन इन हैजार्डस environment, the company will be liable to pay for that. Then we discussed about the employee services. A big organization offers certain employee services on a continuous basis. This is housing, medical, food, canteen, recreational activities. So that is the additional, and similarly like day care for children. अगर आप कोई फीमेल स्टाफ है तो अपने बच्चे को नहीं है उस पर कोई घर पे उसको रखने वाला, so they will provide the child care facilities also. Then comes your the legal payments, that is जैसे मैंने बताया आपको ये SIC, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड ओल्ड एज जो पेंशन आपको मिलती है, एंड एनी मैनी अदर जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, that comes under the legal payments, means that payments are being made compulsory by the legislation by the government of India, and they must be paid to an employee on time. Gratuity हो गया आपका, okay, these are the legal payments you can see. तो ग्रेजुएटी की मैक्सिमम लिमिट पता है कितनी है, मैंने बताया था, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुएटी, कितनी ग्रेजुएटी एक एम्प्लॉय को मिल सकती है? 20,000 सर। नहीं, 20,000 तो बहुत कम बता रहे हो। ये कितना हो गया? टू लाख से 20 लाख। तो 20 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहती है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को मैक्सिमम 20 लाख ग्रेजुएटी दे सकते हैं। ओके, ग्रेजुएटी होती क्या है बताइए, ये मैंने बताया हुआ है आपको। जब रिटायरमेंट के बाद मिलती है बोनस है वो सर। हाँ हाँ हाँ, रिटायरमेंट के बाद मिलता है। बोनस सर। नहीं, बोनस कह सकते हो बट बोनस नहीं, इट इज एज एन एक्नॉलेजमेंट मनी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय कि भाई आपने हमारे यहाँ पे इतने दिन काम किया, सो वी आर गिविंग यू टोकन ऑफ लव टू सर्व आवर, जो आपने हमारी सर्विस दी है अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम आपको ये अमाउंट पे कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, 15 डेज ऑफ सैलरी होता है, 15 divided by 26, there is a formula for to find out the gratuity, divided by 26 multiply by the last drawn salary multiply by number of service years, this is the gratuity. 15 by 26 multiply by the last drawn salary multiply by service years। तो ये आपका जितना भी बनेगा, अगर ये 20 लाख से ऊपर बनता है देन you will be paid 20 lakhs only। अगर 20 लाख से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको 20 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड एज पर द ग्रेजुएटी एक्ट मिनिमम 5 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ योर ग्रेजुएटी। ठीक है। अगर आप 5 साल से पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, then you will not be liable for the any gratuity from the employer side, right? Now as per the new wage code, जो 4 वेज कोड आए हैं उनके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। फॉर द रिपोर्टर्स और जो न्यूज एजेंसीज हैं, they have to travel a lot, so for that the government of India had made a provision that there should be a limit of 3 years for the media houses and the जो आपके ये फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, 3 years इसको करना चाहिए फॉर योर ग्रेजुएटी। ठीक है, कि अगर आप 3 साल की सर्विस कर चुके हो कंटिन्यूस सर्विस, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द ग्रेजुएटी। फिर आप कैसे निकालोगे ग्रेजुएटी? 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय सर्विस ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 3 years। ठीक है। ओके सर। सर ये सैलरी पे डिपेंड करता है ना बेसिकली? हाँ, सैलरी पे डिपेंड करता है आपकी। अगर लास्ट ड्रॉन सैलरी इफ इज अराउंड 2 lakhs, सो देखो आप ग्रेजुएटी विल बी वेरी वेरी हाई। 15/26 इंटू आपकी लास्ट ड्रॉन 2 लाख हो गई और आपकी सर्विस ड्यूरेशन 25 साल है, तो देखो आपकी ग्रेजुएटी कितनी जाएगी। पर 20 लाख से कम, 20 लाख से ज्यादा आपको मिलेगी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप 20 लाख से ज्यादा ग्रेजुएटी लोगे। ओके। सो सर हर कंपनी देती ग्रेचुइटी? जो भी कंपनीज लिमिटेड हैं, जो भी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, दे आर लायबल, उनको देना पड़ेगा ग्रेजुएटी। लेकिन कंडीशन यही है कि एम्प्लॉय 5 साल तक काम करना होना चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल लिमिटेड कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, जो भी गवर्नमेंट। हाँ, ओके सर, ओके सर। वो आवाज कट रही है आपकी, देगा। आवाज कट रही है आप। हाँ रामदत्त, सर रामदत्त आवाज कट रही है आपके बच्चे। ओके सर, ओके। हाँ बोलो। तो मैं कह रहा था कि जो भी कंपनी अगर लिमिटेड है तो वो अपने वर्कर को परमानेंटली देगी, अगर अगर उसमें लिमिटेड लिखा है तो सर। लिमिटेड का मतलब प्राइवेट लिमिटेड मींस इट इज रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट या फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर वो रजिस्टर्ड है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है मींस ही इज द रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनीज का मतलब ये है कि मिनिमम स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए 100 एम्प्लॉयज की या 10 एम्प्लॉयज के बाद की, जैसे मैंने बताया, फॉर बीइंग implementing these legislation to any of the organization, the minimum strength for the organization working with power means with the help of electricity is 10। अगर 10 से ज्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं and you are using a power for driving machines, then you will be eligible for filing your company under the companies act registration आप करा सकते हैं। ठीक है। और वहां पे आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंदर आपको अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना, रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होता है। ओके। इफ यू आर डूइंग इट विदाउट पावर, देन द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इंक्रीजेस टू 20। अगर आप अपने लेबर काम करा रहे हो, आपके पास कोई पावर का इक्विपमेंट नहीं यूज कर रहे हो, देन एलिजिबिलिटी इज फॉर 20 एम्प्लॉयज, 20 एम्प्लॉय से ज्यादा होने चाहिए। देन यू कम्स अंडर द प्राइवेट लिमिटेड, आप अपना फाइल कर सकते हैं। राइट। और आप अगर आपका किसी भी दिन मतलब 365 में से एक दिन भी आप अगर 10 एम्प्लॉय हो गया तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर 10 से कम है, 9 रहे, मान लो 364 दिन आप 9 बंदे एम्प्लॉय किया, एक दिन आपने 10 बंदे एम्प्लॉय किया, यू विल बी एलिजिबल। ओके। उसमें लिखा हुआ है, क्लॉज लिखा हुआ है, इवन अ सिंगल डे, अगर एक दिन भी अगर आपकी स्ट्रेंथ मिनिमम 10 को क्रॉस करती है, then you will be eligible. Okay. Okay sir. So there are some prerequisites. So several new benefits have been initiated by the industrial grants, that is particularly क्या है, for the executive, such benefits are referred to as prerequisites of perks. Perks क्या करते हैं? जैसे शॉफर हो गया, शॉफर एक इंग्लिश टर्म है
जो कार ड्राइवर के लिए करते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, देन इज कॉर्पोरेट्स, एयरक्राफ्ट, होम सिक्योरिटी, कंपनीज अपार्टमेंट, क्लब मेंबरशिप, पैटर्निटी लीव, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, कंपनी क्रेडिट कार्ड्स एंड एंटरटेनमेंट्स। सो इस तरह के जो प्री रिक्विजिट्स हैं दिए जा रहे हैं आजकल। सो आप इन चीजों को कैसे आप कंसीडर कर लोगे कि दीज आर दैट फ्रिंज बेनिफिट्स, इतनी सारी चीजें आपको दे दी, दीज आर नॉट जस्ट प्री रिक्विजिट्स। ओके, ओ सॉरी, फ्रिंज बेनिफिट्स, दीज आर फुल फ्लैट सर्विसेज, यू कैन से पर्क्स। नाउ बेसिक कंपैरिजन की हम बात करें, बेस कंपेंसेशन एंड सप्लीमेंट्री कंपेंसेशन। तो बेस कंपेंसेशन क्या है? इट डिनोट्स द पेमेंट टू द वर्कर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, जो आपको मिलना ही मिलना है, आपने जो काम किया है उसके लिए आपको मेहनताना मिलेगा ही मिलेगा। यू आर डूइंग द वर्क फॉर गेटिंग वेजेस एंड सैलरीज। आप काम किसके लिए कर रहे हो? पैसे के लिए। वो भी नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? सो दैट इज डिनोटेड बाय द पेमेंट्स टू द वर्कर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, दैट कम्स अंडर द बेस कंपेंसेशन। ओके, एक बार इनको पढ़िए फिर मैं बताता हूँ आपको। एक बार इनको पढ़िए, ठीक है? आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम, just go through for these four 8 points, then I will explain. Yes, done. Yes, sir. Okay, so base compensation or supplementary compensation, starting with point 1, it denotes the payment to the worker in the form of wages and the salaries. These are the basic मेहनताना जिसको हम कह सकते हैं, जो एक एम्प्लॉय को मिलता है बाय द एम्प्लॉयर फॉर हिज द वर्क डन टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सप्लीमेंट्री कंपेंसेशन की अगर हम बात करें दूसरी तरफ, इट डिनोट्स द फ्रिंज बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर ओवर एंड अबव देयर रेगुलर वेजेस एंड द सैलरीज। मतलब जो सैलरीज या वेजेस जो उसको मिल रहे हैं उसके अलावा जो मिल रहा है, दैट इज योर सप्लीमेंट्री कंपेंसेशन। ओके, वो बोनस भी हो सकता है, वो आपको किसी तरह का इंसेंटिव जैसे कहते हैं वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ वेजेस एंड सैलरीज आर पेड इन कैश। देखो ये कैश भी हो सकता है, पुरानी बुक छुपी हुई है, आजकल तो सीधा आपका डीबीटी होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, लेकिन ये आपको सीधा कैश का मतलब होता है, दिस इज मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स, कैश से मतलब है मॉनेटरी टर्म्स, मतलब जो भी आपकी करेंसी चल रही होगी उसी में पे करना है। ये नहीं है कि आपको मान लो आपकी सैलरी है 500 रुपया, तो आपको कहीं नहीं 500 रुपए की बाटा की चप्पल ले लो। आप, आपकी सैलरी है, आप 500 रुपए की चप्पल ले लो, क्या वो उसको कंसिडर करोगे आप कि भाई हाँ ठीक है मैं चप्पल ले लेता हूँ? नो सर। है कि नहीं? ठीक है, सो ये वो चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि पेड इन कैश मीन्स जो करंट में जो आपकी मॉनेटरी जो भी पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के आपके डिनोमिनेशन चले हुए हैं उसके टर्म्स में आपको ये पे करनी चाहिए। आजकल या तो डीबीटी के थ्रू भी होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आपके खाते में सैलरी आती है। ओके, डीबीटी। Now, fringe benefits are offered in the form of employee services and aids, that is housing, medicals, aids, और मतलब मेडिकल एड जो आपकी मेडिकल से फैसिलिटीज हैं, वो क्रीचेस हो गया, कैंटीन फैसिलिटीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप चप्पल दे सकते हो, हाँ ये चप्पल ले लो जी आप बाटा की, ये एक सप्लीमेंट्री बेनिफिट है। लेकिन अगर आप चप्पल देने लग जाओ फॉर वेजेस एंड सैलरीज, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। ओके, नाउ वेजेस एंड सैलरीज आर टू बी पेड are to are paid to the to compensate employee for their services। वही मैंने बताया, जो उसने काम किया है
उसका जो पैसा है, दैट इज सर्विस, दैट इज योर सैलरी एंड वेजेस। ठीक है। फ्रिंज और नॉन वेजेस पेमेंट्स आर मेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड टू रिटेन देम इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। देखो जैसे मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ, रिटेंशन अलाउंस, रिटेंशन अलाउंस हम अपने बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टाफ को देते हैं, रिटेंशन अलाउंस, ताकि वो अपनी हमारी कंपनी छोड़ के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। तो रिटेंशन अलाउंस की तरह ही उससे हमें हमें क्या है, लालच है कि यार ये जाना नहीं चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रहे, हमारे साथ काम करे। सो हमारा लालच है, हम उस लालच को क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, एज अ बेट उसको दे रहे हैं, ताकि वो हमारी कंपनी ना छोड़े। उससे लगे अरे यार ये तो मुझे सैलरी के साथ ये भी मिल रहा है, मैं क्यों जाऊँ छोड़ के। सो इस वजह से हम सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स दे रहे हैं। नाउ वेजेस एंड सैलरीज आर डिटरमाइंड बाय द जॉब इवैल्यूएशन। देखो वेज और सैलरी, कितने काम के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, दैट इज डिटरमाइंड बाय जॉब इवैल्यूएशन। जैसे हम जॉब इवैल्यूएशन में पढ़ते थे, हम निकालते थे कि जॉब इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं तो किस तरह की स्किल्स इसके लिए चाहिए, कितना इसको मेहनताना मिलना चाहिए, कितना टाइम इसको लगेगा इस काम को करने में। ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देनी है। सो दैट कम्स अंडर योर जॉब इवैल्यूएशन। देन अगेन डिमांड, अगर किसी पोस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, या फिर मैं ये कहूँ कि वहां पे लोग जो हैं इसको फिल करने के लिए कम है हमारे पास। मान लो मैं एक पोस्ट लेता हूँ, एक किसी भी कंपनी का सीईओ, तो मुझे बताओ सीईओ की जो रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए कितने सुटेबल कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरी अगर मैं बात करूं एक मैन्युफैक्चरिंग की लाइन पे जो वर्कर है, आईटीआई होल्डर, उसके लिए कितने बंदे मिल जाएंगे। दिस इज द फंडा फॉर डिमांड। मुझे एक सीईओ की वैकेंसी फिल करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है एज कंपेयर टू द आईटीआई वर्कर्स रिक्वायर्ड ऑन द सेम इन द सेम कंपनी एट द शॉप फ्लोर। बताइए किसकी डिमांड ज्यादा है। सीईओ की। सीईओ की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो सैलरी ज्यादा। यस सर। आईटीआई वालों की डिमांड भी कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो सैलरी कम। ये 8,000 में भी काम कर रहा है, ये 80 लाख रुपए सैलरी ले रहा है। देखो कितना कितना फर्क है कि नहीं। 1,000 गुना का फर्क है, 100 टाइम्स, 1,000 टाइम्स। ठीक है ना। एक सीईओ की सैलरी मिनिमम इतनी होती है, 80-90 लाख रुपए से कम नहीं होती उसकी सैलरी सालाना, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। देन उसके बाद ये कौन डिसाइड करता है वेजेस और कैपेसिटी टू पे कितना है उसमें। देखो हमने लास्ट में पढ़ा था कैपेसिटी टू पे, कि मैं 80 लाख रुपए तो कर दूं सैलरी सीईओ की, क्या कंपनी सीईओ की 80 लाख रुपए सैलरी दे पाएगी। अगेन द ट्रेड यूनियन विल डिसाइड कि भाई कितना बार्गेनिंग पावर है उसकी, कितना वो दे पाएगी, क्या एम्प्लॉयज को अंडर एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही वो, मतलब उसका जो काम है उसके हिसाब से दे रही है कि नहीं दे रही। देन प्रोडक्टिविटी कितनी है और गवर्नमेंट रेगुलेशंस कितनी, मतलब एक गवर्नमेंट की फ्लोर वेज है, उसको बोलते हैं फ्लोर वेज, कि मिनिमम आप 8 घंटे के लिए एक अनस्किल्ड वर्कर को कितना वेज देंगे और स्किल्ड वर्कर को 8 घंटे के लिए कितना वेज देंगे। मान लो इसके लिए मैं कहता हूँ 350 रुपए आपको देना है, एंड इसको कहता हूँ मैं आपको 800 रुपए देना है, गवर्नमेंट का ये गाइडलाइंस है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इससे मिनिमम सैलरी आप नहीं दे सकते किसी भी एम्प्लॉय को, बिकॉज द गवर्नमेंट है पुट अ रेस्ट्रिक्शन कि आप अनस्किल्ड को 350 और स्किल्ड को 800 रुपए देना ही देना है। समझे बात को। सो दीज आर आल्सो द फैक्टर्स दैट विल डिसाइड योर वेजेस एंड सैलरीज। लेकिन सप्लीमेंट्री इज डिटरमाइंड बाय द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन द एम्प्लॉय कितनी है, मतलब उसका जो बेनिफिट है वो कितना परसेंट प्रॉफिट का एम्प्लॉय पे स्पेंड करना चाह रही है। क्या उसकी रेपुटेशन पहले कैसी थी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मैकडी की बात करूं, या मैं फोर्ड की बात करूं, या मैं आपकी ये टाटा की बात करूं, दीज आर द वेरी बिग बिग कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर काफी खर्चा करती हैं। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट का काफी शेयर्स एम्प्लॉय के साथ बांटती हैं, टाटा की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। एंड देयर फिलोसफी, मतलब उनका जो चलाने का तरीका है वो क्या है,
हिस्ट्री क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की। देखो टाटा इज अ वेरी बिग ग्रुप, और हिस्ट्री मतलब उसके सिर्फ एक ही प्लांट नहीं है कि सिर्फ टाटा मोटर्स है, टाटा सॉल्ट्स, टाटा केमिकल्स, टाटा ये मेटेलर्जी, टाटा केम और पता नहीं कितने टाटा कितने। हाँ, तो ये देखो यहाँ से अगर कुछ प्रॉफिट होगा इसको और यहाँ लॉस होगा, दे कैन कंपेंसेट इट। यहाँ से कुछ लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो, दे कैन कंपेंसेट इट। सो ओवरऑल दे विल ऑलवेज इन द प्रॉफिट। टाटा के देखो वो भी हैं आपके, क्या बोलते हैं, चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, एंड दे हैव दे हॉस्पिटैलिटी, ताज होटल्स का उनके पास पूरा ग्रुप है। सो दे आर द प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स। सो वहां के एम्प्लॉयज को वो देने की कैपेसिटी उनकी काफी ज्यादा है, राइट। तो दीज सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स, कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, आपका फिलोसफी क्या है, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आपका अपनी अपनी जो एम्प्लॉय की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। दैट टोटली डिपेंड अपॉन द मेंटेलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। बहुत सारे लाला कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉय को रोटी के पैसा नहीं देती, नहीं 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 नहीं, आप खुद को आना है, मैं टीए भी नहीं दूंगा, आपको किराया का पैसा नहीं दूंगा। सो फिर वहां पे ग्रोथ भी उसी हिसाब से होती है। दे विल नेवर ग्रो टू द जेनेथ, समझ रहे हो। इफ समवन इज वर्किंग कंपनी के फॉर ऊपर यू, डिपेंड करती है देना या नहीं देना। किस पे डिपेंड करता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है ना। हाँ, ये सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। इसके ऊपर आपको कोई, आप कोर्ट में नहीं जा सकते सर मुझे ये नहीं मिल रहा, नो। On the base wage, base compensation, you can go to the courts, but supplementary benefits you can't go, right? ओके सर। So this is the basic difference between the base compensation and separate there is supplementary compensation. I hope I made myself clear to you, and इसको समझाने पाने में मैं थोड़ा जो है सफल रहा हूँ। बताइए। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं पढ़ देता हूँ, ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, ठीक है, सब चीज हम पढ़ चुके हैं। पढ़ोगे आप, मैं बोलूंगा आप समझ जाओगे, नहीं आता तो फिर मेरे से पूछ लेना। वेजेस, देखो वेजेस क्या है, मे बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट अर्निंग ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर अ गिवन टाइम ऑफ अ period of a time such as day, week, month. Wages are basically the price paid for the service of labor in the purpose of production. These are composed of two parts, the basic wage and the other allowances. The allowances include day rates allowance, मतलब आपका डीए बोलते हैं जिसको, भत्ता बोलते हैं ना इसका, महंगाई भत्ता, that is day allowance allowance, महंगाई भत्ता, and your city compensatory allowances, overtime pay, medical allowances. So these are the all the points that are covered inside your wages. Now salary, it is a compensation to an employee for the service rendered on a weekly, monthly or annual basis. It is usually associated with office. देखो ये इनके बीच का मेन डिफरेंस मैं बताऊं तो these are not a permanent workers जो आपको मिलता है। जो परमानेंट वर्कर्स हैं they get salaries, जो आपके कैजुअल वर्कर्स हैं they get wages, right? सो ऑफिस स्टाफ जो हो गया, सुपरवाइजर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, अदर हुज परफॉर्मेंस कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है, आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते उनकी, लेकिन यहाँ आप दे सकते हो कि हाँ आज 5 प्रोडक्ट बने, इसने लाइन पे 5 प्रोडक्ट बनाए हैं वर्कर ने, मींस 5 प्रोडक्ट्स कैसे बने, इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, यू कैन मेजर इज एफिशिएंसी। नाउ वेज वर्सेस सैलरी, देखो ये आगे यहाँ पे दिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या देखो सुनो। Wage is compensation to an employee for the service rendered to the organization. In case the quantum of service rendered is difficult to measure, then the payment is called salary. समझे, मतलब उसके काम का आंकलन कर पाना अगर मुश्किल है, then it's called salary. Sometimes the wages period is shorter than the salary period. देखो वेज का पीरियड शॉर्टर ही होगा। अगर आप एक रिक्शा वाले को अगर बात करो तो उसको सैलरी मिलती, उसको क्या मिलती है, वेज मिलती है, वेज वर्कर्स बोलते हैं उनको। एक मिस्त्री जो घर पे काम करने आ रहा है, ही इज नॉट गेटिंग सैलरी, ही इज गेटिंग वेज। काम किया, काम दिखा हमें, हाँ इसने अच्छा काम किया, पे इसको दे दो वेजेस, राइट। The payment made to the Yes, labor is generally referred as wage, money paid periodically to a person whose outcome cannot be easily measured, such as clerical staff. अब क्लर्क के स्टाफ को कैसे आप मेजर कर पाओगे, as well as supervisory staff, because these are intangible things.
not a tangible, and is generally referred to as salaries. So अगर basic definition आपसे पूछे कोई कि इन दोनों में क्या फर्क है, then you can quote these terms और these जो मैंने आपको वो बताए हैं examples, आप quote करके लिख सकते हैं. So I think this is clear to you. यस आज किसकी प्रेजेंटेशन थी वो तो रह गई, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कल लेंगे हम प्रेजेंटेशन आपकी, ठीक है. यस सर हिमांशु पंडीर प्लीज आप कल अपनी प्रेजेंटेशन रेडी रखिए. वी विल बी टेकिंग योर प्रेजेंटेशन टुमारो. जी सर. सर सर रोल नंबर 23 के कब आएगा सर नंबर? रोल नंबर 23 हाँ सर मेरा. नेक्स्ट टाइम दे देना, आप दे देना, नेक्स्ट टू ठीक है नेक्स्ट. सर. ओके, ठीक है सर. इट्स कल के totally बाद में सर dependent on you. परसों. ओके, whenever you are ready. ओके सर. सर जो आपने सर प्रेजेंटेशन के नाम पे सर मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो आपने वो भेजी थी पीडीएफ फाइल. देखो कंटेंट का बात मुझे नहीं है, कंटेंट आप कहीं से भी लेके आओ. यू हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स कि आपको कितना समझ में आया है, आप बच्चों को कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो. कंटेंट जो है वो कहीं से बाहर से थोड़ी नहीं आएगा, जो कंटेंट मैंने दिया है वही तो होगा. अब पैसे को पैसा ही तो कहोगे, हाँ सर रुपए भी लेकिन बोल सकते हैं. पैसे को पैसा ही कहोगे, मोबाइल फोन को मोबाइल कहोगे, ये तो नहीं कहोगे मोबाइल फोन को अरे आज मैं नई कार लाया हूँ. सो कंटेंट विल नॉट विल डिफर. हाँ हो सकता है कि उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो, ठीक है, बट आप मैं अगर कहूँ पावर प्लांट तो पावर प्लांट को पावर प्लांट ही कहा जाएगा. अगर मैं कहता हूँ सैलरी तो सैलरी को सैलरी की जो डेफिनेशन वही है. बस यही है कि आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग. आप टीएन छावड़ा जी ने कुछ और तरीके से इससे एक्सप्रेस किया है, अग्रवाल जी ने कुछ और तरीके से एक्सप्रेस किया होगा, बट द कंटेंट मेन आइडिया विल रिमेन द सेम. ओके, सो अभिषेक प्लीज अटेंड टू द रोल कॉल. प्रेजेंट सर. एक सेकेंड. यस अभिषेक. रोल नंबर 2 आकाश, प्रेजेंट. आकाश प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. ओके. अंकित, प्रेजेंट सर. आशीष, आशीष, सर उसका चंदन, सर मैसेज आया सर, उसका माइक ऑन नहीं हो रहा सर. चंदन, आशीष का. चंदन, यस सर प्रेजेंट. चंदन ओके. गौरव कुमार, गौरव. हिमांशु, यस सर. हिमांशु पुंडीर, प्रेजेंट सर. हृदेश, प्रेजेंट सर. जैनीश कुमार, जैनीश, जैनीश नहीं है. ओके. जितेंद्र राणा, प्रेजेंट सर. कार्तिक, व्हाट हैपेंड टू कार्तिक. कौशल कुमार, नंदिनी, पवन सिंह, प्रिंस सोहरा, प्रिंस सोहरा, राहुल, यस सर. राहुल 32, यस सर. राहुल 34, राहुल सिंह, प्रेजेंट सर. रोल नंबर 34. राखी, रामदत्त, रामदत्त, जैन सर. सर प्रेजेंट. रौनक, यस सर. शेखर, शेखर, ऋषभ नायक, ऋषभ नायक, एनीवन एल्स जिसकी मार्क नहीं हो अटेंडेंस. यस ओके सर हो गई. हो गई सबकी. सर मेरी तो होगी सबकी. ओके. होगी सर.
So thank you very much for joining. Thank you so much, sir.